प्यारा लग रहा है। मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ है बनारस घराने के एमिनेंट फ्लूइड एक्सपोनेंट पंडित अजय प्रसन्ना जी। पंडित अजय प्रसन्ना बनारस घराने के एक हुनरमंद फनकार, मुल्क के जाने माने बांसुरी वादक, मौसीकी विरासत में मिली। अपने वालिद पंडित भोलानाथ प्रसन्ना से इन्हें सीखने का मौका मिला, जिनका नाम बांसुरी की दुनिया के आला दर्जे के फनकारों में शुमार होता है। और फिर कड़ी मेहनत और रियाजत की बदौलत इन्होंने लयकारी और तंत्रकारी में महारत हासिल की। दुनिया भर में कई नामवर फनकारों के साथ परफॉर्म कर चुके पंडित अजय प्रसन्ना को 3 दफा ग्रैमी अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। बांसुरी की धुन से कानों में रस घोल देने वाला ये फनकार लगातार कामयाबी की नई इबारतें लिखने की कोशिश कर रहा है। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच। अजय जी, इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू शुरू करें, एक खूबसूरत सी धुन हो जाए। जरूर। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। आपका हुनर सच में बेमिसाल है। थैंक यू। क्या इसकी ये वजह है कि मौसीकी आपको विरासत में मिली है? और हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि एक बांसुरी छोटी सी आपकी पॉकेट में हमेशा रहा करती थी। जी, हमेशा रहती थी, क्योंकि बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कहीं भी हम खड़े होकर बजा सकते हैं, कहीं भी हम जब मूड किया हमने बजा लिया, तो वो प्रैक्टिस भी हो जाती थी और अपने दिल को भी अच्छी लगती थी। तो बचपन से बांसुरी पॉकेट में रहती थी। अच्छा जी। तो उससे जुड़ा कोई किस्सा? जी, वो बचपन में जब पिताजी सिखाते थे, पिताजी मेरे पंडित भोलानाथ जी, तो वो कुछ एक्सरसाइज बता देते थे और कहते थे कि मैं सुनूंगा। अब सपोज पढ़ाई भी करनी है और उसमें उनका एक्सरसाइज भी मुझे बजा के बताना है, तो बांसुरी इसलिए पॉकेट में रहती थी कि उनको प्रैक्टिस कर लूँ उसी चीज़ को और उनके सामने फिर बाद में सुना दूँ। तो कहीं भी जा रहा हूँ, स्कूल भी जा रहा हूँ, कहीं भी मतलब खेलने भी जा रहा हूँ, तो एक पॉकेट में बांसुरी है, देखा कि चलो ठीक है बजाते हैं, और वो बजाते बजाते फिर वो प्रैक्टिस भी हो जाती थी और उनकी डांट भी नहीं मिलती थी। 6 साल की उम्र बहुत ही छोटी उम्र होती है जी। तो उस उम्र में आपने म्यूजिकल एक कंपटीशन भी जीता जी। और मतलब इस तरह से अपने सफ़र को शुरू किया। जी जी जी। तो किस तरह से वो सफ़र रहा, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। 6 साल की उम्र में जब मैं फर्स्ट कंपटीशन में था, तो उसमें मुझे ज़रा सा भी नहीं पता था कि कंपटीशन होता क्या है जी। और मैं
गया कंपटीशन में, तो वो कंपटीशन ऐसा होता है कि उसमें अभी तक होता है प्रयागराज संगीत समिति में, उसमें एज उसमें बाउंडेशन नहीं होती। अच्छा। मतलब छोटे से लेकर बड़े तक, अच्छा। मतलब 30-35 साल तक की उम्र के लोग एक ही कैटेगरी में होते हैं, और उसमें मैं था सबसे छोटा। और बहुत सारा था, मतलब कि उसमें राग का चयन होता है, पर्ची निकलती है, उसमें राग निकलता है, वही सेम टाइम पे बजाना है आपको। अच्छा। और 6 साल की उम्र में बिल्कुल। राग निकला बागेश्वरी। अच्छा। तो वो फिर मैंने बजाया, और पता नहीं कैसे बज गया, अच्छा बज गया या बुरा बज गया, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया उन मतलब कि 30-35 लोगों में। जी जी जी। तो वहाँ से फिर शुरू हुआ, फिर मैं अपना पढ़ाई करके दिल्ली आता था गर्मी की छुट्टियों में, यहाँ पे फिर थोड़ा स्ट्रगल करता था, फिर जाता था, फिर कॉलेज करके दिल्ली सेटल हुआ, फिर यहाँ से फिर सफ़र हुआ मेरा शुरू। यहाँ से नए नए एल्बम मेरे रिकॉर्ड हुए, फिर मैं अब्रॉड भी गया, फिर प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हो गया, और एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कुछ ना जी कुछ। जी जी। जैसे आपने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आप नए नए प्रयोग भी लेकर आते हैं। जी। आपने पारंपरिक को और फ्यूजन को बहुत अच्छे से मिक्स किया है। जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जब होते हैं तो उनके रिएक्शंस भी कुछ अलग आते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने पिताजी से सीखा। जी। क्योंकि पिताजी हमें लोगों को मैंने देखा कि बांस की बांसुरी बजाते हैं, तो पिताजी ने एक्सपेरिमेंट किया पीवीसी पाइप पे। अच्छा। उसकी बांसुरी उन्होंने बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने जिस पाइप में, लोहे के पाइप में मतलब पानी बहता है, पानी वाला पाइप जो है जिसके लिए जी। उस लोहे के पाइप का भी उन्होंने बांसुरी बनाया। और एक लास्ट उनकी विश थी कि वो ट्यूब लाइट में बांसुरी बनाए। तो मैं उनके एक्सपेरिमेंट को करते हुए देखते हुए मैंने देखा कि अच्छा कुछ हम भी करते हैं। फिर यहाँ आकर देखा कि जनरेशन चेंज हो रही है जी। और जनरेशन चेंज हो रही तो उनको डीप क्लासिकल बहुत ज़्यादा स्लो लगता है आजकल। बिल्कुल वही ट्रेंड है। तो उनको अपना संगीत पहुंचाना है, अपनी धरोहर पहुंचानी है। तो उसमें उनको क्या पसंद है, उनको साउंड वेस्टर्न साउंड पसंद है, वेस्टर्न बीट पसंद है, तो उसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया। वेस्टर्न और फ्यूजन आपने और ट्रेडिशनल को मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद उनको अच्छा लगता है। जी जी जी। काफ़ी सारी एल्बम आई हैं ऐसी जो मिक्स हैं, प्योर क्लासिकल भी है और मिक्स भी हैं, तो लोगों को पसंद आती है। तो आपकी कौन कौन सी एल्बम है जो खास हैं? मूड्स ऑफ कृष्णा है, विस्पर ऑफ द विंड है, और अभी ये वैसे नाम तो काफ़ी हैं लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मॉर्निंग रागाज हैं, और अभी एक कुछ नया भी करने का भी लेटेस्ट कुछ रिकॉर्ड किया है। अच्छा। सरप्राइज़ है जी। वो आने वाला है बहुत जल्दी। लेटेस्ट आपकी मेडिटेशन से रिलेटेड? हाँ, मेडिटेशन से रिलेटेड जी। उसका नाम मैंने रखा है राधा इन ट्रांस। अरे वाह। और वो थोड़ा डिवोशन पे भी है और मेडिटेशन पे भी है। अब राधा ट्रांस में है कृष्ण के लिए, जी। तो वो क्या होगा, कृष्ण कैसी बांसुरी बजा रहे होंगे, कृष्ण और राधा उनके विषय में सोच रही है और ट्रांस में, तो वो वैसा एक फील दे के थोड़ा फ्यूजन सा है, आने वाला है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। म्यूजिकल घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद आपको भी कुछ मुश्किलें आई? मुश्किल तो आती हैं क्योंकि घराने को मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग होता है, और पिताजी का नाम एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि वो उनके शिष्य पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं जी। तो उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि वैसा होना चाहिए आपको, और उसके लिए खूब मतलब कितनी मेहनत करनी है, कितने प्रैक्टिस करनी है आपको, और क्योंकि कंपैरिजन हो जाता है कि वो कैसे हैं तो उनका बेटा कैसा होगा जी। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रियाज करना पड़ता है। बचपन में मैंने नहीं भी करते करते 11 से 12 घंटे डेली प्रैक्टिस करता था, और अभी भी करता हूँ, अभी 2-4 घंटे 4 घंटे तो हो ही जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाती है जी। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर चीज़ कमांड में आती है, और एक दिन प्रैक्टिस नहीं किया मीन्स आप एक हफ्ते पीछे चले गए, एक हफ्ते पीछे चले गए। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है जी। मैं कहता भी हूँ, कई जगह मैंने बोला भी है कि जो डेली का रूटीन है उसमें आप उस प्रैक्टिस को डालो, रियाज को डालो, रियाज को अन्यथा मत लो कि आज टाइम नहीं मिला तो रियाज नहीं हो पाया। जैसे हमारा
डेली खाना खाना, ब्रश करना, खाना खाना, इवनिंग ब्रेकफास्ट और डिनर, फर्स्ट सब कुछ है। प्रायोरिटी जो है आपकी तो वो उसमें शामिल करेंगे तो हम प्रैक्टिस के लिए भी टाइम अपने आप निकल जाएगा। जी तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करके फिर बजाना भी पड़ता है कि भाई उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। जी तो बस उस परंपरा में काफ़ी चैलेंज आया और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाते हैं कि भाई आप आगे कैसे बढ़ना है। तो दिक्कत तो आती है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसलिए मैं डेली प्रैक्टिस करता आपने दुनिया भर में इतनी परफॉर्मेंस दी जी। और आपको ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भी 3 बार नॉमिनेशन मिला है, जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी, थैंक यू। तो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर कैसा लगता है आपको? लगता तो बहुत अच्छा है, खुशी मिलती है, पिताजी का आशीर्वाद है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, जो कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश में थोड़ा थोड़ा सफलता मिलती चली जा रही है। और अभी एक मैंने रिकी केज हैं एक जी कंपोज़र, तो उनके साथ कोलैबोरेट किया, हम्म, उसमें उस एल्बम को ग्रैमी मिल गया। अच्छा तो जी उस डिवाइन टाइड उस एल्बम का नाम था, तो अभी इस साल उसको ग्रैमी मिल गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बस कोशिश में लगे हुए हैं कुछ ना कुछ। अब ग्रैमी नॉमिनेट तो 3 बार हो गया, चौथी बार ये ग्रैमी मिल भी गया, लेकिन कोशिश में लगे हैं कि जी और जी। कुछ सफलता मिलती जाए। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड ही फिल्मों की। फिल्मों में भी आपने बहुत कुछ किया है, जी, तो फिल्मों का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? फिल्मों का सफ़र, मैं कहीं बजा रहा था तो वहाँ पे बहुत पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जिसमें से प्यारे जी थे, उन्होंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली रहता हूँ। अरे तुम बॉम्बे आओ। तो बॉम्बे नहीं गया, उनकी बात मैंने सुनी नहीं। ऐसे ही कई सारे लोग मुझे बोलते रहे, नहीं गया। फिर बाद में मैं सलीम सुलेमान म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे फ्रेंड भी हैं, जी तो उन्होंने मुझे बुलाया, कुछ काम करते हैं। फिर वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। फिर कुछ ना कुछ, रहता दिल्ली में हूँ, बॉम्बे जाके काम कर लेता हूँ और फिल्मों का कुछ ना कुछ बजाता रहता हूँ, और बहुत सारी फिल्मों में बजाया भी है। जी। एल्बम और फिल्मों में काम करना कितना अलग लगा आपको? फिल्मों में काम करने के लिए एक फिक्स पार्ट होता है जो आपको 8 बार या 30 सेकंड का या 20 सेकंड का या 5 सेकंड का पार्ट होता है, उतना ही बजाना है, उसमें ही आपको सब कुछ दिखाना है। और हमारा एल्बम है वो थोड़ा लंबा होता है, उसमें भी आपको पूरा दिखाना है। क्लासिकल कॉन्सर्ट में तो आपको घंटे भर का टाइम मिल जाता है जिसमें आप आराम से बजा सकते हैं, लेकिन उसमें फिल्मों में आपको फिक्स टाइम में आपको फिक्स बजाना है, जी वो उसमें आपको सारा कुछ दिखाना है, तो वो बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं कि लाइट म्यूज़िक बहुत इजी है, लेकिन लाइट म्यूज़िक ज़्यादा मुश्किल है। क्लासिकल आप सीख गए, जो हमारा बेस है क्लासिकल हमने सीख लिया, उसके बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि लाइट बजाने वाला क्लासिकल नहीं बजा सकता, सच बात है। क्लासिकल बजाने वाला लाइट म्यूज़िक बजा सकता है। जो लाइट म्यूज़िक ही ओनली बजाता है उसके लिए क्लासिकल बजाना मुश्किल होता है। तो जिसने क्लासिकल सीखा है वो लाइट म्यूज़िक क्या, फ्यूजन क्या, फोक क्या, जी, वो तो हर चीज़ बजा हर सकता चीज़ है। में, हाँ तो वो इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक हमारे बहुत अच्छे कंपोज़र थे, जी अच्छे फेमस गिटारिस्ट, जी तो उन्होंने मेरे लिए एक पार्ट बनाया, बहुत मुश्किल सा, जैज़ में वेस्टर्न पार्ट था। तो हम तो क्लासिकल बजाते तो हमें सरगम की नॉलेज होती है, तो हमने उनका सरगम लिख लिया और तुरंत बजा दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत टाइम लगा के बनाया था, तुमने तो तुरंत बजा दिया। उनको ये नहीं पता कि जो शास्त्रीय संगीत सीखता है उसको सरगम की नॉलेज होती है, वो सरगम के हिसाब से हर चीज़ बजा सकता है। तो वो इसलिए मैं कहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत हमारा जो है धरोहर है, उसको जी, ज़रूर सीखो। जी, वो तो बेस है, फाउंडेशन है किसी भी चीज़ की, तो वो अब जैसे कि बच्चे आते हैं सीखने के लिए, वो कहते हैं कि कितनी देर में सीख जाएगा मेरा बच्चा। जी फादर और उनके पेरेंट्स कहते हैं कितनी देर में। मैं कहता हूँ कि आपको लगता है कि 4 दिन में सीख जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। जितना टाइम ग्रेजुएशन के लिए लगता है तो उसमें वो खुश हो जाते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन होता है ना। मैंने कहा 3 साल नहीं, नर्सरी से, अभी बच्चा आपका नर्सरी में आया, एंटर किया है, तो नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक तो कितना टाइम लगना है।
13-14 साल 15 साल कम से कम, तो उतना आपको करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा कलाकार बन पाएगा। बिल्कुल, और ये तो रियाज है, इसमें तो करते ही रहना होता है, ये तो आपकी लाइफ लॉन्ग की अब तरह जैसे है। पढ़ाई करने के लिए हम ट्यूशन भी लगाते हैं, जी हम घर में बैठ के एग्जाम के टाइम खूब और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो वैसे जी, रियाज है, जी, तो जी, जितना हम जी। करेंगे उतना वो मिलेगा। उतना मिलेगा। जी। जी बिल्कुल। आपने सलीम सुलेमान जी की बात की थी फिल्मों जी। से रिलेटेड, तो उनकी से रिलेटेड कोई किस्सा अगर आपको याद हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। किस्सा ऐसा, हम अमेरिका टूर में थे, मैं, अनुष्का शंकर, पंडित रविशंकर जी की जी। बेटी, और हम लोग 3-4 लोग थे, कर्श काले भी थे। तो हमारा कॉन्सर्ट टूर था, तो हम लोग ऐसी जगह ठहरे थे जहाँ एकदम जंगल था, अच्छा। और वहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जी। वो सुलेमान भाई हमारे बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, अच्छा। और सलीम भाई। हम्म। तो फिर हमने पता नहीं क्या क्या नया नया कंपोज भी किया वहाँ पे, बहुत अच्छा, और उसको फिर फिल्म का बैकग्राउंड भी इवन हमने वहाँ किया, क्योंकि वो लैपटॉप से सारा रिकॉर्ड किया हमने, बहुत काफ़ी फिल्में रिकॉर्ड किया हमने वहाँ पे भी, और खूब इन्जॉय किया। जो हम सोचते नहीं थे वो चीज़ हमसे बजी, और सलीम भाई ने बजवाई। अरे वाह, तो बहुत खूब। संगीत तो एक सफ़र ऐसा है कि बस एक्सपेरिमेंट का ही है, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ हम सोच रहे हैं, सोचते हैं कुछ है, होता कुछ होता है, कुछ और निकल के कुछ और आता है। जी बिल्कुल। तो वही है। वही डिवोशन से रिलेटेड चीज़ें हर हैं ना, चीज़ आ ये तो जाती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ बन हाँ जी, जाता है, हाँ कुछ जी। का कुछ। जी। जी। और मैं एक किस्सा बताता हूँ जो मैं कई बार बता भी चुका हूँ। हाँ जी। आशा जी, जी। संगीत की देवी, हम लोग लंदन टूर में गए थे, तो मेरा रूम और उनका रूम साथ साथ में था। तो वो सुबह मतलब कि 8-10 घंटे की फ़्लाइट करके वो आई, और मैं सुबह 5 बजे रियाज़ कर रहा था अपने रूम में, मैं पहले पहुंच गया था रूम और लंदन में। उन्होंने नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद मैं उनको मतलब मैं तो जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानती। नॉक किया और बांसुरी की आवाज़ सुनी, उन्होंने नॉक कर दिया। फिर इतना ट्रैवल करने के बाद भी वो 1.5 घंटे तक मेरे साथ बैठी रहीं, बजाओ, खुद भी गाती रहीं, खुद भी बजाती रहीं। और उसके बाद उन्होंने, उनका जो ब्लेसिंग मुझे मिली वो मैं भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं भूल सकता। क्योंकि फिर वो नेक्स्ट डे मैंने उनको सुना कि वो रियाज कर रही हैं, सरगम का रियाज कर रही हैं। मैंने कहा ताई आपको मतलब इस टाइम आपको रियाज करने की ज़रूरत है। कह रहे रियाज नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल बिल्कुल कैसे होगा। तो बात छिड़ी है फिल्मों की, कोई फिल्मी धुन हो जाए। मुझे एक बहुत अच्छा पसंद है, राशिद भाई का गाया हुआ, जी। वो बजाता हूँ मैं। बहुत खूब है जी। थैंक यू सो मच। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा जो अनसुना हो अभी तक, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। जब मैं बचपन में, जी। मैं पिताजी को सामने से कभी नहीं सुनता था, डर लगता था कि मार पड़ेगी। तो मैं जहाँ उनका रूम था उसके पीछे उनके रूम की विंडो थी, जहाँ मैं पीछे से उनको सुनता था। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने मुझे देख लिया ऐसे सुनते हुए, तो फिर वो मुझे ले गए। और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वो बजा रहे थे, तो हमारा घर इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जी जी। वहाँ हरियाली बहुत थी। तो एक सांप, अच्छा। पिताजी बजा रहे हैं और वो सांप आ गया
और वो आके वहाँ पे ऐसे फन निकाल के कोबरा और निकाल के वो, अरे बाप रे। और हम सब डर गए, बिल्कुल। पूरे शागिर्द बैठे हुए थे, हम सब। बिल्कुल। पिताजी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा डरने की, जी। क्योंकि मुझे लगा कि हम तो डर रहे हैं, पिताजी कह रहे कोई ज़रूरत नहीं, तो इसका मतलब उन्होंने पहले भी देखा होगा, इट मीन्स। जी और उनका नाम जी। वैसे ही भोलानाथ, तो बिल्कुल। उनके सामने तो वो बिल्कुल तो जैसे भोलेनाथ के। वो हाँ भोलेनाथ के, तो उस सामने आया तो वो बजाते रहे, वो आराम से, मतलब कि खूब हिल रहा है। अच्छा, मस्त मतलब वो भी मस्ती में है, आनंद ले रहा है। मस्ती में है। तो और मैंने कहा कि ये है संगीत का असर। बड़े होने के बाद समझ में आया कि ये है संगीत का असर, बिल्कुल। कि वो किसी को काट नहीं रहा है, किसी को डस भी नहीं रहा है, और वो वहीं पे उसने मस्ती में खूब हिलते हुए, जैसे कि सपेरे नहीं बजाते हैं तो वो जी, जी, सांप जी। ऐसे हिलता है, तो वैसे वो, जबकि वो दूर बैठा हुआ है, वहाँ पे सुने, हम लोग सब खड़े हो गए दूर से, कहीं भी नहीं, धीरे से फिर वो, जैसे ही पिताजी ने बांसुरी बजानी बंद करी क्या बात और है। वो चला गया। क्या बात है। तो मैं वो अभी तक भूल नहीं पाता है कि जी। संगीत ये भी है कि गाय और पशु पक्षी के सामने तो ठीक है, हो जाता है, लेकिन इसके सामने वो भी संगीत के लिए वो भी आके खड़ा हो गया, कोबरा भी। तो वो मेरे लिए मैं किस्सा भूल नहीं सकता। तो मैं कोशिश में रहता हूँ कि मेरे सामने कभी आए और मेरे सामने, लेकिन मैं ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतनी तासीर अभी मेरे संगीत में आई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरा एक कार्यक्रम था, जी। अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले, तो उसमें इतनी गर्मी थी, मैंने राग बजाया और गर्मी थी, तो मैंने अचानक बोला कि भाई बहुत गर्मी हो गई है, थोड़ा एक पहाड़ी धुन बजाता हूँ जी। जिसमें थोड़ा सा ठंडी हवा आ जाए पहाड़ से। लेकिन पता नहीं, शायद ऊपर वाले ने सुन लिया, मैंने पहाड़ी धुन थोड़ा सा छेड़ा था और उधर से हवा आनी शुरू हो गई। क्या बात है। तो वो ऑर्गेनाइजर भी और पेपर में भी ऐसा आ गया कि ऐसा हुआ, और मैंने बोला और ऐसा हो गया। जी, वो कनेक्शन मिल गया, आपका जुड़ गया। तो ठंडी हवा और बहुत अच्छा, फिर बारिश भी हो गई आफ्टर प्रोग्राम। क्या बात है। तो एक वो धुन, पहाड़ी धुन हमारे लिए भी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत धुन थी। Thank you so बहुत much, ही thank you so खूबसूरत। much. लेकिन इसके बोल क्या है? ये बोल है नहीं, क्योंकि इसमें पहाड़ी एक धुन है जी। जिसमें जो एक चरवाहा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो गाय और ये सब चरवाहा ही बोलते शायद। जी जी। वो अपने मस्ती में बजा रहा है। अच्छा। उसमें कोई बोल नहीं है, वो उसकी अपनी उपज है, अपनी सोच है, जो वही है। बहुत खूब। कि वो अकेले बैठा हुआ है, अब उसकी गायें चर रही हैं और वो अपना बजा रहा है। आज गुफ्तगू के जरिए आप किन लोगों को खास तौर पर याद करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने पिता पंडित भोलानाथ जी को याद करना चाहूँगा, और मेरी माँ, जिनकी वजह से आज मैं हूँ, क्योंकि मेरी माँ
जब भी मैं कहीं कार्यक्रम में जाता था तो सबसे पहले ये पूछती थी कि धुन कौन सी बजा रहे हो, क्योंकि पहाड़ी तो ठीक है, अब चैत का महीना है तो चैती बजाना है ना, जी बरसात है तो कजरी बजाना, जी तो ये सारी चीज़ें वो हमें सजेस्ट करती थी कि आप ये बजाना, जी। और गुनगुना के बताती भी थी। हम्म, तो उनको याद तो हमेशा ही करता रहता हूँ, पिताजी को जी। याद करता रहता हूँ, उनको याद करता रहता हूँ। और हमारे अभी आज की डेट में हमारे कई बड़े बड़े कलाकार चले गए जिनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े धरोहर, जी बिल्कुल, कला को जी बिल्कुल। पूरा उन्होंने शिखर तक पहुँचाया, उनको याद करना चाहता हूँ। और आप सभी को याद करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं आज गुफ्तगू में आया। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई एक आपकी फिल्म का कुछ बोल, कुछ गाना सुनाएंगे हमें? फिल्म का? हाँ जी। अजय जी, जो नई पीढ़ी है जी, और जो बांसुरी सीखना चाहती है, जी, जो नए कलाकार बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इतना कहूँगा कि जिसको भी सीखना है, सबसे पहले तो आपके अंदर बहुत ही पेशेंस चाहिए। जी। वो अगर है तो आप संगीत सीख सकते हो, क्योंकि संगीत यूं नहीं आता। आपको बहुत ही पेशेंस चाहिए एक स्वर को साधने के लिए, क्योंकि साधना करना बहुत ज़रूरी है। आप एक स्वर को साधेंगे तो जाके आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। नहीं तो क्या है कि आपने आज साधा, कल बेसुरा बजाएंगे, तो उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, धैर्य बहुत चाहिए, पेशेंस चाहिए। इसीलिए आपको एक भी कोई भी एक्सरसाइज आपको दिया जाए तो आप उसको घंटों लगे रहें, रियाज करे रहें, उसके पीछे पड़े रहें कि भाई कि ये मुझसे निकल रहा है तो इसमें से 4 और निकाला जाए। जी। दुआएं हमारी कि आप और भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। धन्यवाद। और आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आदाब।